नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि हम डेली कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो देखते हैं आज कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना क्या है कि 1 नवंबर से आपका आरओ का बैच शुरू हो चुका है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने इनरोलमेंट करा भी लिया है। प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए फीस इसकी मात्र 4,999 थी, तो सीट्स बहुत कम बची हैं। जिनको भी इससे संबंधित जानकारी चाहिए वो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर और वेबसाइट शो हो रहे हैं उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर हमें बातें करनी है। जैसे मैंने बोला कि आज टॉपिक्स कुछ थोड़े से ज़्यादा होने वाले हैं, तो पेशेंस बनाए रखिएगा। पेशेंस के साथ हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हर घर जल योजना। तो हर घर जल योजना के बारे में बात करेंगे। केरल हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया है भारत का, तो ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा होगी। मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, इसको जानेंगे। और एएमयू सैट परियोजना क्या है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा उसका खुद का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। इसके लिए उसको परमिशन मिल चुकी है और भारत में किसी यूनिवर्सिटी द्वारा इस तरह का सैटेलाइट पहली बार लॉन्च किया जा रहा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। पांचवा है FATF ने कैमेन आइसलैंड को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है और इसके साथ ही साथ एक कंट्री को ऐड कर दिया है। तो किस कंट्री को ऐड किया है ये जानेंगे हम। इसके बाद क्या आते हैं टॉपिक हमारे, काशी विश्वनाथ मंदिर में ड्रेस कोड लागू करने की बात करी जा रही है। ऑलरेडी बहुत सारे मंदिरों में ड्रेस कोड लागू है, लेकिन ये चर्चित मुद्दा हो जाता है। ये जो सेकंड टॉपिक है मानसिक क्रूरता के दायरे में अब यौन संबंध, इसको हम अलग एक वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो पर 3 तलाक, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि 3 तलाक कानून बनने के बावजूद भी अभी ऐसी घटनाएं देखने को आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया में बैठा व्यक्ति कानपुर में बैठी महिला को वीडियो कॉल पर 3 तलाक दे सकता है। तो इसके बारे में चर्चा होगी कि यह 3 तलाक कहां तक अभी जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। इसके बाद थाईलैंड ने भी भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री कर दिया है। अभी हाल ही में श्रीलंका ने किया था कुछ देशों के लिए, जिसमें भारत भी शामिल था। इसके पश्चात मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म क्या है, इसके बारे में चर्चा होगी। तो आज ये हैं इतने सारे टॉपिक्स और इनको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बेसिकली आपकी 2 दिन की न्यूज हो जाती है। ठीक है, तो हर घर जल योजना देख लेते हैं। सबसे पहले तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना चलाई जा रही है। ठीक है, और ये किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसके तहत भारत के उत्तर प्रदेश के जितने भी गांव हैं वहां तक सुरक्षित जल को पहुंचाना है, स्वच्छ जल को पहुंचाना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1,60,57,000 जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इन परिवारों को शुद्ध जल प्राप्त किया जा चुका है, प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, इसके आगे आ जाते हैं। हर घर जल योजना क्या है, तो यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में शुरू की गई थी। योजना में जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं ये कि शुरुआत कब हुई है, अभी तक उसने क्या लक्ष्य हासिल कर लिया है, लाभ किस प्रकार वितरित किया जा रहा है और किसके द्वारा चलाई गई है। ठीक है, तो ये हर घर जल योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में शुरू करी थी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाके में प्रत्येक घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का उद्देश्य था। तो ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसका लक्ष्य जो निर्धारित किया था वो 2030 तक सरकार ने निर्धारित किया था, लेकिन अब इसे 2024 कर दिया गया है कि 2024 तक हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। पहले क्या था, 2030 था। इस योजना का लक्ष्य क्या है, तो 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पानी जो पीने योग्य है उस जल को उपलब्ध कराना है। सिर्फ नॉर्मल वाटर नहीं, पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। ठीक है, मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों एवं जल कनेक्शन को बढ़ाना है, साथ ही साथ जल की गुणवत्ता की निगरानी भी करनी है और उसके परीक्षण को भी सुनिश्चित करना है कि जो जल हम प्रदान कर रहे हैं वह सुरक्षित है या नहीं है। साथ ही साथ सतत कृषि की कार्य क्षमता का विकास भी करना है। यह इस योजना के अंतर्गत चीजें शामिल करी गई हैं। आजकल आपके जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं स्टेटमेंट वाइज, वहां पर आपका स्टेटमेंट दिया होता है इस योजना से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके जो आंकड़े हैं कि 55 लीटर प्रति व्यक्ति पीने योग्य पानी है या नॉर्मल पानी है, इन सारी चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना होता है। आगे आ जाते हैं हमारी न्यूज किसकी तरफ, तो केरल भारत का पहला राज्य है जो कि हॉल मार्किंग केंद्र वाला, जहां के हर एक जिले में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इडुक्की में हॉल मार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ ही साथ केरल अपने सभी 14 जिलों में
केरल के सभी 14 जिलों में क्या हो गया है, हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं और इसी के साथ यह भारत का ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट क्या होता है न्यूज में, कहाँ कुछ इंटरनेशनल लेवल पे पहला क्या हो रहा है, पहली महिला कहाँ नियुक्त हो रही है, स्टेट ने कुछ ये ऐसा कार्य किया है जो भारत में पहला स्टेट बन रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ही जहां पहला लगा है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ये हॉल मार्किंग क्या होता है। तो बेसिकली जो प्लैटिनम, सोना, चांदी, ठीक है, हीरा, इस पर एक उसकी गुणवत्ता के लिए क्या दिया जाता है, मापदंड, उसको पूरी तरह से जांच करके उस पर एक टैब लगा दिया जाता है, हॉलमार्क लगा दिया जाता है, ठप्पा एक बेसिकली कह सकते हो आपकी ठप्पा लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये गुणवत्ता चिन्ह होता है जिसमें इसको पूरी तरह से चेक कर लिया गया है, चाहे हम गोल्ड ले रहे हैं, चाहे हम सिल्वर ले रहे हैं, हम हीरा ले रहे हैं, ठीक है, प्लैटिनम ले रहे हैं, तो उसके ऊपर उसकी पूरी जांच करके ये जो हॉल मार्किंग का ठप्पा है ये लगा दिया जाता है। ये जो चिन्ह होता है इसी को हम हॉल मार्किंग कहते हैं। ठीक है, एक सामान्य व्यवस्था है। अब ये हॉल मार्किंग क्या सिर्फ भारत में होती है तो नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में हॉल मार्किंग का जो लेवल है वो अलग अलग है। ठीक है, कैसे, दुबई से हम कोई सोना ला रहे हैं तो वहां पर जो हॉल मार्किंग का क्राइटेरिया होगा वो अलग होगा, भारत में हम सोना जो परचेज कर रहे हैं वो हॉल मार्किंग का क्राइटेरिया होगा वो अलग होगा। आप कई बार देखते हो कि एयरपोर्ट पर क्या सीज किया जाता है सोना, कोई अब कैन में भर करके ला रहा है, कोई खिलौनों के अंदर भर करके ला रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों, वहां से एक तो वहां पर सोना सस्ता है, ठीक है, दूसरा जो हॉल मार्किंग वाला होता है उसकी गुणवत्ता ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और वहां पर जो 1 तोला हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं और वहां का जो 1 तोला है दोनों में डिफरेंस भी होता है। तो इसी वजह से लोग क्या करते हैं, वहां से ये सोना मतलब इलीगल तरीके से भी लाते हैं, कई बार ये जब्त भी हो जाता है, कई बार आ भी जाता है। ठीक है, तो हॉलमार्क के आभूषण अंतर्राष्ट्रीय मानक के होते हैं और ये इंटरनेशनल लेवल पे मान्य होते हैं। साथ ही साथ अलग अलग देशों में, जैसे मैंने बताया कि हॉलमार्क की व्यवस्था अलग अलग है। भारत में सोने के आभूषणों पर वर्ष 2000 से हॉलमार्किंग शुरू की गई, यानी ईयर 2000 से, और चांदी के आभूषणों में 2005 से हॉलमार्किंग शुरू कर दी गई थी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इस पर भारत सरकार की पूर्णतः गारंटी होगी क्योंकि हॉलमार्किंग कौन कर रहा है, भारत सरकार कर रहा है। हॉलमार्किंग के आभूषण की निर्माण लागत जो होती है वो नॉर्मल जो आपके आभूषण है उनसे 10 से 15% तक बढ़ जाती है। ठीक है, यानी जो नॉर्मल हम आभूषण बनवा रहे हैं जिसमें हॉलमार्किंग नहीं है और साथ ही साथ वह आभूषण जिनमें हॉलमार्किंग है, तो दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस हो, मेकिंग कॉस्ट में डिफरेंस हो जाता है। इसकी मेकिंग कॉस्ट 10 से 15% इंक्रीज होती है, उसकी मेकिंग कॉस्ट इतनी ही कम हो जाती है। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो ने बेईमान ज्वेलर्स द्वारा संभावित शोषण से बचने के लिए प्राथमिक लक्ष्य के साथ हॉलमार्किंग की प्रथा को अनिवार्य कर दिया है। अब क्या है, हॉलमार्किंग आपकी अनिवार्य हो गई है। पहले भारत में हॉलमार्किंग का जो क्राइटेरिया था वो अनिवार्य नहीं था, लेकिन कई बार देखा गया कि इससे संबंधित बहुत सारी धंधालियां हो रही हैं, तो हॉलमार्किंग अब भारत में क्या है, अनिवार्य है। ठीक, आगे आ जाते हैं। इससे लाभ क्या होते हैं, तो आपने जो भी परचेज किया है 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम सोना, तो उस टुकड़े पर यदि हॉल मार्किंग लगा है तो आप उसको ट्रैक करने में सक्षम है। साथ ही साथ आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए इसमें पहचान संख्या भी दी हुई होती है। और आभूषण में सोने की सटीक सामग्री यानी कि सोने की जो क्वालिटी होती है उसका विवरण होता है, अच्छा सोना प्रयोग किया जाता है और जिम्मेदार हॉल मार्किंग केंद्र का उसमें नाम भी होता है और वजन सहित अन्य विवरण भी शामिल होते हैं, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होता है क्योंकि वहां पे केंद्र भी है, सटीक जानकारी दी जा रही है, वजन सही सब कुछ उसमें मेंशन होता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। मशरूम की एक नई प्रजाति खोजी गई है। अभी कौन सी मशरूम की नई प्रजाति है इसके बारे में देखते हैं और कहां पर खोजी गई है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो केरल के पश्चिमी घाट में, कहां पे इसको खोजा गया है, इसको खोजा गया है केरल के पश्चिमी घाट में। और इस मशरूम प्रजाति का नाम क्या है, तो कैंडोलेओमाइसेस, कैंडोलेओमाइसेस अल्बोस्कावा मोसस, इस नाम से इसको बेसिकली यह नाम दिया गया है, इसकी यह खोज की गई है। तो नाम याद रखिएगा या फिर आप पहला भी याद रख सकते हैं, कैंडोलेओमाइसेस। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। इसकी खोज जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा की गई है। तो यह संस्थान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। अब देख लेते हैं इसके विवरण के बारे में कि यह मशरूम किस प्रकार से है। नई प्रजाति जीनस
कैंडलेओमाइसिस से संबंधित है, जो विश्व स्तर पर केवल 35 मान्यता प्राप्त प्रजातियों वाला एक छोटा सा जीनस है। ठीक है, विश्व भर में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, जीनस पाए जाते हैं, तो 35। आते हैं अब AMU सैट परियोजना। क्या है ये? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है और ऐसा करने वाला AMU भारत का पहला विश्वविद्यालय है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि N-स्पेस द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, यह संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर पहला उपग्रह है, तो इनका इस उपग्रह का जो नाम रखा जा रहा है वो सर सैयद अहमद खान के नाम पर इसका नाम रखा जा रहा है। यह प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछ सकते हैं, यह भी पूछ सकते हैं कि कौन कर रहा है, यह भी पूछ सकते हैं किसके नाम पर रखा जा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं, इस परियोजना का बेसिकली क्या उद्देश्य है, क्यों यह इसे लॉन्च कर रहे हैं? उद्देश्य यह है कि आर्थिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी परीक्षण के लिए जो 3U क्यूब सेट है इसको विकसित करना है, साथ ही साथ आर्थिक विकास के अध्ययन करना है, प्रौद्योगिकी का परीक्षण करना है और मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन स्थापित करना है। तो इस उद्देश्य से इसको क्या किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यदि मैं इसके पूर्व में जाकर के देखूं तो इसके लिए नवंबर 2021 में AMU रोबो क्लब के मार्गदर्शन में परियोजना की शुरुआत हुई थी। 2021 में यह परियोजना शुरू की गई थी। इसके पश्चात जनवरी 2023 में इसका अनुमोदन हुआ, पंजीकरण हुआ, आवृत्ति आवंटन हुआ और लॉन्च के लिए इन स्पेस को औपचारिक जो प्रस्तुति है वो दी गई। ठीक है, सितंबर 2023 में डिजाइन की समीक्षा के पश्चात इन स्पेस ने क्या कर दिया, इसको अनुमति प्रदान कर दी, अनुमोदन प्राप्त हो गया कि आप इसको क्या कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज आपने देख ली, क्या है? अब बात कर लेते हैं हम FATF के कैमेन आइसलैंड को। FATF ने बेसिकली जैसे मैंने बताया कि कैमेन आइसलैंड को क्या कर दिया है, ग्रे लिस्ट से अपने बाहर कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ बुल्गारिया को इस ग्रे लिस्ट में ऐड कर लिया है। तो हम जानेंगे आज की ग्रे लिस्ट क्या होता है, ऐड क्यों किया जाता है और किन पैमानों पर कोई भी देश ग्रे लिस्ट में आता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का है फुल फॉर्म। यह हाल ही में कैमेन आइसलैंड्स, पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया सहित कई देशों को अपनी ग्रे सूची से हटा दिया है, लेकिन बुल्गारिया को इसमें जोड़ लिया है। ठीक है, जानते हैं हम किस बारे में अब, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल से आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये वित्तीय धन से संबंधित कोई फोर्स है। अब यह धन किस प्रकार यूज किया जा रहा है इससे संबंधित होने वाला है, यानी कि आपका जो पैसा है, आवागमन जो हो रहा है वो कहीं टेरर एक्टिविटीज में तो नहीं हो रहा है, कहीं गलत तरह से, वो जो आप कहते हो ना हवाला का पैसा आ रहा है, तो ये कोई हवाला का पैसा तो नहीं है। आप किसी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि आतंकवाद को समर्थन करती है उसे तो आप फंडिंग नहीं कर रहे हो, टेरर फंडिंग तो नहीं हो रही आपकी। तो इसीलिए इस टास्क फोर्स का गठन किया जाता है और इसमें देखा जाता है, उस देश पर तब तक निगरानी रखी जाती है जब तक वह देश इस तरह की संभावनाओं से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाता है, इस चीज को शॉर्ट आउट नहीं कर लेता है, तो तब तक वो क्या रहता है, ग्रे लिस्ट में ही रहता। अब इसकी क्या एक ही लिस्ट है, तो एक नहीं है, इसकी दो लिस्ट है। दो कैसे, एक है आपकी ग्रे लिस्ट और एक है आपकी ब्लैक लिस्ट। जब वह अपनी गतिविधियों को ठीक नहीं करता है, यानी कंटिन्यू निगरानी रखने के बाद भी, समझाने के बाद भी, एक बार वार्निंग देने के बाद भी वह देश यदि इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो उसको ग्रे लिस्ट से उठा करके ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, यह एक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी या गठन कब हुआ था, तो 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था। ठीक है, इसका सचिवालय कहाँ पे है, इसका सचिवालय पेरिस में स्थित है। पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD यहाँ पर स्थित है। यह मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण, प्रसार वित्त पोषण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करती है। ठीक है, अब FATF की दो प्रकार की लिस्ट होती हैं, अभी जस्ट बताया, ग्रे एंड ब्लैक लिस्ट। आगे अब देख लेते हैं मानक क्या है।
इस केस में शामिल होने के। तो जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए एक सुरक्षित स्थान माना जाता है वो FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाती हैं। इस सूची में शामिल किया जाना संबंधित देश के लिए एक चेतावनी के रूप में होता है, और यदि वह तब भी इस चेतावनी से नहीं सीखता है देन उसको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। इस सूची में रखे गए देशों पर तब तक निगरानी की जाती है जब तक वह उसके नियामक ढांचे की पहचानी गई कमियों को दूर नहीं कर देते हैं, उसका समाधान प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अब आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। इससे संबंधित प्रश्न है तो आप मुझे अवश्य इसका आंसर दीजिएगा। और आज आपके पास 2 प्रश्न होने वाले हैं। एक तो प्रश्न ये हो गया FATF वाला, तो पाकिस्तान, बुल्गारिया, केमैन आइलैंड या इजराइल, कौन सा देश है जिसको हाल ही में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। आगे की न्यूज क्या है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में लागू होगा ड्रेस कोड। इससे संबंधित आपकी यह न्यूज है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे? तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू करने का विचार किया जा रहा है। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने कहा है कि विश्वनाथ धाम में आने वाले दर्शनार्थी शालीन और मर्यादित वस्त्र धारण करके आए। ठीक है, तो उनके द्वारा यह बयान जारी किया गया है जो यहाँ के न्यास है। ठीक है, चलिए ये तो बात रही कि ड्रेस कोड लागू करने की बात की जा रही है। आगे देख लेते हैं कि इससे संबंधित मुद्दा क्या है, क्यों मंदिर परिसर के द्वारा यह बयान आया कि यहाँ पर ड्रेस कोड लागू करना चाहिए। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो भक्त हैं या मीडिया के सदस्य हैं, उनके द्वारा यह बात कही गई कि मंदिर परिसर में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर फैमिली भी विजिट करती है, यहाँ पर और एक मर्यादित यह स्थान है, देवों का स्थान है, तो यहाँ पर वस्त्र भी मर्यादित होने चाहिए। ठीक है, तो इसी बात को कहा गया है और स्थानीय लोगों द्वारा और भक्तों के द्वारा जो वहां पर आती हैं फैमिलीज, उनके द्वारा भी यह मांग की गई है कि यहाँ पर ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। आगे आ जाते हैं, तिरुपति मंदिर के साथ साथ मीनाक्षी मंदिर और उज्जैन मंदिर से जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, आपको लेकिन ये पता होना चाहिए कि तिरुपति मंदिर, उज्जैन मंदिर ये जो स्थित है यहाँ पर पहले से ड्रेस कोड लागू है। तो वहां से जो श्रद्धालु होकर के आते हैं एंड देन काशी विश्वनाथ मंदिर में आते हैं, तो उनका भी ये कंसर्न रहा है, उन्होंने भी अपनी तरफ से यह सुझाव दिया है कि विश्वनाथ, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ पर ड्रेस कोड लागू किया जाना चाहिए। तो उनके द्वारा भी इस पर चर्चा की गई और कहा गया कि यहाँ पर ड्रेस कोड लागू हो। आगे आ जाते हैं, प्रस्तावित ड्रेस कोड है क्या। अच्छा, क्या मंदिर ने प्रस्तावित किया है कि इनके पास यह ड्रेस कोड होना चाहिए। तो पुरुषों को धोती कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी पहनकर ही गर्भगृह में प्रवेश मिलेगा और दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसा काशी विश्वनाथ का जो परिसर, जो मंदिर परिसर है, उसके द्वारा यह बात की गई है। तो ड्रेस कोड प्रस्तावित है, धोती कुर्ता पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए साड़ी। चलिए आगे आ जाते हैं, काशी विश्वनाथ धाम के बारे में यदि मैं बात करूं तो यह वाराणसी में स्थित है मंदिर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के अंतर्गत 13 सितंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम के नए स्वरूप का लोकार्पण भी किया था। ठीक है, इस परियोजना से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा था इस परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, आगे आ जाते हैं, ड्रेस कोड लागू किए गए देख लेते हैं और कौन कौन से मंदिर हैं जहां पर ये लागू है। तो सबसे पहला आ जाता है श्री राधा रानी दामोदर मंदिर, आपका मथुरा उत्तर प्रदेश, मनकामेश्वर मंदिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश, श्री गिलराज जी मंदिर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर यह लागू है। साथ ही साथ बालाजी महाराज, दरेश्वर जी महाराज, नीलकंठ महादेव महाराज, टपकेश्वर महादेव मंदिर, गोपाल कृष्ण मंदिर, संकट मोचन पंचमुखी हनुमान मंदिर, बृहस्पति मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, बालाजी मंदिर, कतील दुर्गा परमेश्वरी मंदिर, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत के यहाँ पर मंदिर आपके दिए गए हैं जहां जहां पर ड्रेस कोड लागू है। ठीक है, पोलाली राजेश्वरी मंदिर, गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक में है, जैन मंदिर शिमला हिमाचल प्रदेश। तो ये मंदिर की सूची है जहां पर ये ड्रेस कोड आपका लागू किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा होगी। अब देख लेते हैं वीडियो कॉल पर 3 तलाक, जिस मुद्दे की मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पर एक कानपुर की महिला है निवासी,
उन्होंने वो अपने हस्बैंड से वीडियो कॉल पर बात करी थी। मामला क्या है पहले मैं ये समझा देती हूँ, उसके बाद में आगे की चीज़ें आपको बताऊंगी। मामला यह था कि वह अपने जो सऊदी अरब में उनके पति हैं उनसे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। तो तलाक किस बात पर दिया गया यह जानना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने अपनी आईब्रोज शेप करवाई थी। तो उनके पति को उनके चेहरे में कुछ चेंजमेंट लगा, उनकी आईब्रोज शेप में लगी। तो इस बात पर पति ने उनको क्या कर दिया, वीडियो कॉल पर ही तलाक दे दिया। महिला का कहना है उनके पति थोड़ा सा पुराने ख्यालातों के हैं, उनको यह सारी चीजें पसंद नहीं है, इस वजह से उन्होंने क्योंकि आईब्रो अपनी शेप में करवाई थी इसलिए तलाक दे दिया गया। तो यह था मुद्दा। अब देख लेते हैं आगे की बात क्या है। तो सऊदी अरब में नौकरी करने वाली व्यक्ति ने, जैसे कि मैंने बताया यह पूरा मुद्दा था, गुजबैला नाम है उन महिला का। इसके लिए उन्होंने किस पर शिकायत दर्ज कराई है, तो उनके पति, सास समेत अन्य 5 लोगों पर शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही साथ पुलिस से गुहार लगाई है कि इनको इसके लिए दंडित किया जाए और साथ ही साथ इन्हें जेल भी भेजा जाए। ठीक है, तो यह महिला का बयान था। आगे देख लेते हैं कि क्या है ये जो आपका तलाक से संबंधित मुद्दा। आपको याद होगा कि सरकार द्वारा यह 3 तलाक पर बिल पेश किया गया था, जो कि पास भी हो गया था। और 3 तलाक अब वर्तमान में किसी भी तरह से मान्य नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह आज भी कार्य कर रहा है, यह देखने वाली बात है। यानी कि कानून चाहे जितने भी बना दिए गए हैं, लेकिन आपके जो रीति रिवाज हैं, जो रूढ़िवाद है, वो खत्म नहीं हो रहा है। अभी भी ये कहीं ना कहीं चीजें चल रही हैं, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। इस मुद्दे से हमें यह देखने को मिलता है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो मुस्लिम महिला विधेयक 2019 आया था। इस विधेयक के अंतर्गत 3 तलाक के मामले को दंडनीय अपराध माना जाएगा, यह बात कही गई थी। जो आपका विधेयक आया था 2019 में, तत्काल 3 तलाक देने वाले पति को अधिकतम 3 साल तक की कैद की सजा है और साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है। मजिस्ट्रेट को पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद सुलह करने और जमानत देने का अधिकार दिया गया है। यदि पीड़िता चाहे तो वह सुलह कर सकती है और उसके जो पति हैं या फिर उसकी फैमिली है उनको जेल से बाहर भी निकलवा सकती है, जमानत भी दिलवा सकती है। तो यह था आपके मुस्लिम महिला विधेयक 2019 में ये चीजें मेंशन करी गई थी। आगे क्या है, आगे बात कही गई है कि मुकदमे से पहले पीड़िता का पक्ष सुन करके मजिस्ट्रेट जो है वो आरोपी को जमानत नहीं दे सकता है। जब तक उसका पक्ष नहीं रखा जाएगा तब तक उसको जमानत नहीं दी जाएगी जिस व्यक्ति ने यह अपराध किया है। पीड़िता, उसके रक्त संबंधी, विवाह से बने उसके संबंधी ही पुलिस में प्राथमिक जो रिपोर्ट है वही दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ पति पत्नी के बीच यदि किसी प्रकार का आपसी समझौता होता है तो इस स्थिति में क्या होगा, पीड़िता अपने पति के खिलाफ दायर किया गया जो मामला है वो वापस ले सकती है। तो समझौता करने का उसके पास अधिकार है। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट को पति पत्नी के बीच समझौता कराकर शादी बरकरार रखने का भी अधिकार है। तो यह अधिकार मजिस्ट्रेट के पास दिया गया है। एक बार में 3 तलाक कि पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट द्वारा तय किए गए मुआवजे की भी हकदार होगी। यदि ऐसा है तो जो भी मजिस्ट्रेट जो मुआवजा तय करेगा उसकी वह हकदार है। साथ ही साथ अदालत का फैसला होने तक संतान मां के संरक्षण में होगा। यदि उसके पास संतान है तो वह किसके पास रहेगा, जब तक फैसला कोर्ट का नहीं आ जाता तो वह अपनी मां के साथ रहेगा और इस दौरान पति को गुजारा भत्ता भी देना होगा। ठीक है, तो यह बात कही गई थी ये जो आपका मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 था जो आया था, जो आपका कानून बना, पास भी हुआ। ठीक है, लेकिन इसके पश्चात आज भी आप देख रहे हो कि बहुत सारे मामले इस तरह के देखने को मिल रहे हैं और ये ताजा मामला था जिसके बारे में मैंने आपको परिचित कराया। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। तो थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा जो है वो मुफ्त कर दिया है। ठीक है, तो वीजा मुफ्त कर दिया है। देखते हैं भाई क्या चीजें हैं। तो थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा माफ कर दिया और ये कब तक के लिए किया गया, तो एज अ पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने नवंबर 2023 से मई 2024 तक भारतीयों के लिए यह वीजा जो है वो मुफ्त है, वो जा करके वहां पर यात्रा कर सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य थाईलैंड में अधिक भारतीय पर्यटकों को टारगेट करना है। ज्ञात हो कि इससे पहले श्रीलंका द्वारा भारत सहित 7 देशों के आगंतुकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की गई थी। ठीक है,
महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो कोविड-19 के बाद आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो है वो कतराते हैं, अब यात्रा करने से डर रहे हैं। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि चीन के पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि वहीं से कोविड आया था। बट ये एक अदर मुद्दा है, इस पर बात नहीं करते हैं, इसे देख लेते हैं। तो इसके लिए विभिन्न देशों ने पर्यटन बोर्डों द्वारा भारतीय यात्रियों को मुख्य रूप से टारगेट किया जा रहा है कि भारत के लिए ये कार्य किया जाए। तो देखो हम कितने घुमक्कड़ हैं। और राहुल संस्कृत्यायन की एक पंक्ति है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। और मतलब जितना आप घूमते हो, उन्होंने मतलब अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नाम से एक पुस्तक भी लिखी है। तो घूमते रहना चाहिए, और जितना हम घूम के प्रैक्टिकली सीख सकते हैं उतना हम शायद बुकिश नॉलेज से नहीं सीख सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, तो जिसमें भारतीयों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भारतीय, एक तरफ हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, एक तरफ हमारे यहाँ इंडेक्स में हम इतने पीछे जाते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ देश हमें टारगेट कर रहे हैं कि हम घूमने आए। मतलब हमारे पास पैसा बहुत है, बस वो नजर नहीं आ रहा है कहाँ पे। तो भारत इस वर्ष पर्यटन के लिए थाईलैंड का चौथा सबसे बड़ा स्रोत बाजार रहा है, और श्रीलंका के लिए भी सेम इसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पर्यटक देश था। चलिए आगे आ जाते हैं। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म, ये क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं को समर्पित एक मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म जो है उसको लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चलिए इन्हें देख लेते हैं। तो यह महत्वपूर्ण पहल आपके राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन शुरू की गई थी, और इसका उद्देश्य देश के युवाओं को सशक्त बनाना है और उनका उत्थान करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना भी की थी। अब मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म जो है वो किस प्रकार से कार्य करेगा? तो इसमें मेरा युवा भारत एक फिजिकल प्लेटफॉर्म, ठीक है, इस रूप में कार्य करता है जो भौतिक और डिजिटल तत्वों का सहज मिश्रण है। मेरा डिजिटल कनेक्टिविटी द्वारा पूरक शारीरिक गतिविधियां शामिल हैं जो एक आकर्षक और व्यापक अनुभव का निर्माण करती हैं। यानी कि ये सिर्फ डिजिटली नहीं है, आपको प्रेजेंटली यानी भौतिक रूप से भी इसमें कार्य करना होगा, एंड देन ये आगे जाकर के इसको निर्मित करेगी। मेरा युवा भारत के प्राथमिक उद्देश्यों की यदि बात की जाए तो नेतृत्व का विकास करना है युवाओं में, युवा आकांक्षाओं के साथ तालमेल को बिठाना है, स्थापित करना है, अभिसरण के माध्यम से इनको दक्ष करना है, और दो तरफा संचार को स्थापित करना है। साथ ही साथ फिजिकल यानी फिजिकल और डिजिटल को मिला करके बनाया आपका ये फिजिकल इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। तो ये इसके प्राथमिक उद्देश्य इसके अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि 2 प्रश्न हैं आज आपके पास। पहला मैंने पूछ लिया था ग्रे लिस्ट में किसको शामिल किया गया है। दूसरा प्रश्न यह है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति दी है? थाईलैंड, वियतनाम, सऊदी अरेबिया और क्यूबा। वैसे तो 2 देशों ने दी है, एक थाईलैंड और साथ ही साथ आपका श्रीलंका। यदि प्रश्न में दोनों होते तो आपको शायद दिक्कत होती इसमें। चलिए, लेकिन अभी आपका थाईलैंड दिया हुआ है। प्रश्न का आंसर मैंने खुद ही बता दिया आपको। बट आप इससे पहले वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू।